नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज का बेहद खास हो रहा है क्योंकि आजकल तो उत्तर प्रदेश बना हुआ है रण क्षेत्र। वो रण क्षेत्र जहां पर ये दो जो चेहरे हैं, ये दोनों चेहरे बेहद खास भूमिका में आ चुके हैं। खास तौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, वार प्रतिवार शुरू हो चुका है, उस कड़ी में आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज के दिन अयोध्या में मिल्कीपुर में मौजूदगी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे फायर ब्रांड नेता के नाते अखिलेश यादव को वो दो टूक सुना दी जिससे अखिलेश यादव सन्न रह गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा देने वाले किस तरीके से उत्तर प्रदेश को माफियाओं और गुंडों का राज बना रहे थे, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में आज अयोध्या में जब दीपक जलते हैं तो राम भक्त खुश होते हैं, लेकिन केवल दो ही लोग हैं जो ना खुश होते हैं। सीधा वार किया उन्होंने सपा मुखिया पर और पाकिस्तान पर। सवाल यह है कि जिस तरीके से आज टीपू को योगी ने दो टूक दी है, क्या आने वाले उपचुनाव में ये दो टूक कमाल कर देगा? आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। किस तरीके से यह वार प्रतिवार हुआ, रण क्षेत्र की शुरुआत उसी वार प्रतिवार पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। उन आरोपों पर प्रतिवार करते हुए जिसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव से उनके समय के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवाल ही क्या कमाल करेंगे, आज इसी पर होगी खुलकर बड़ी बहस। मेरे साथ जो पैनलिस्ट आज जुड़े हैं, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज हैं कैप्टन IC सिंह भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप मिश्रा जी हैं और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश ठाकुर जी भी पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे योगी की दो टूक। आइए शुरू करते हैं आज का डिबेट। सीधे आती हूं अशोक यादव जी आपके पास, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं अशोक जी। अशोक जी, योगी आदित्यनाथ तीखे तेवर, तीखे अंदाज, दो टूक, उन तमाम आरोपों का जवाब आप आज देते हुए नजर आए हैं जिसमें खास तौर से ये कहा जाता है बार बार अखिलेश यादव माफिया मठाधीश, जो उन्होंने बीते दिनों जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीप जलते हैं। योगी जी ने कहा कि अयोध्या में दीप जलते हैं तो दो लोगों को बस सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, पाकिस्तान को और सपा मुखिया को। भाई पाकिस्तान को तकलीफ होती है ये तो समझ में आता है, लेकिन सपा को क्यों तकलीफ होती है, सपा मुखिया को क्यों तकलीफ होती है? अशोक यादव जी। देखिए विनीत, लावनी जी सॉरी, देखिए सबसे पहले तो तकलीफ पूछना चाहिए माँ गंगा से कि उनका बेटा गया था उनको उद्धार करने। जी जी बोलिए अशोक जी। दूसरी तकलीफ भगवान राम को होना चाहिए कि मंदिर बनाया, राम पर ढह गया, मंदिर बनाया, टपक रहा है, तो मंदिर बनाया, करोड़ों का घोटाला हो गया, जमीनों में हेराफेरी हो गई, तो ये सारे कष्ट जो है बीजेपी से कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, अभी जवाब देंगे, लेकिन मुझे दो बातों का मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप लोग भाषाई मर्यादा की बात कर रहे हैं। भाषाई मर्यादा इस देश में किस तरह से टूटी है हमने भी देखी है। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा गया, भाषाई मर्यादा वहां टूटती हुई नजर आई। इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उत्तर प्रदेश के ही कई इलाकों में, जो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, उन इलाकों में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आते रहे तो आपके ही नेता मुस्कुराते हुए नजर आए। आपके नेता कहते रहे जिसमें हिंदू मुसलमान मत करिए, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त की जो परिस्थिति थी उस पर क्यों चुप्पी साध रखी थी? सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना अशोक जी। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहाँ लगाया, किस विपक्ष के नेता ने उसमें हंसा, पहले तो ये बताइए। इस तरह से ऐसे हवा में तीर मारने का कोई मतलब नहीं। हवा में तीर मारने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने बीते दिनों तस्वीरें देखी थी, और खास तौर से आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आ जाता है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों आता है?
ये भी आपको पता है पाकिस्तान का नाम क्यों आता लावनी जी, है? आप लोग कहते हैं हिंदू भाजपा मुसलमान वाले मत करिए, आप लोग कहते हैं कि अब ये चुनाव के समय में ऐसी बातें सामने आ जाती है, लेकिन सवाल तो यही है ना, चुनाव के समय में ऐसी बातें इसलिए सामने आती हैं क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का होता है। और सच्चाई ये है कि आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या थी? अगर सारी स्थिति सही होती तो 2017 में क्या तस्वीर आई? अगर मान लीजिए कि 2017 की तस्वीर मान लीजिए बदल जाती है तो 2022 में आप पर भरोसा दिलाकर लोगों को आपको वापस लाना चाहिए था, लेकिन ये परिस्थिति नहीं बनी। अशोक जी, लावनी जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने कहा, तो या तो भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है ये झूठ बोल रही है, या तो एनसीआरबी के डेटा झूठ बोल रहे हैं। वहां भी तो भाजपा की सरकार है, तो पहले तो ये दोनों लोग आपस में समझ लें कि सही कौन बोल रहा है। एनसीआरबी सही बोल रही है कि योगी सरकार सही बोल रही है? अगर दोनों लोग सही बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। एनसीआरबी डेटा उठा के देख लीजिए योगी सरकार की क्या हकीकत है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। ऐसी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की कि पुलिस वालों को भाजपा के विधायक पीट पीट के चंदौली में गाड़ी में बैठा ले रहे हैं, पुलिस वालों को पिटाई हो रही भाजपा के नेताओं के द्वारा। और इस तरह राम मंदिर में सफाई करने वाली सफाई कर्मी बेटी के साथ इस तरह से दरिंदगी की गई। लावनी जी, कैसा लॉ एंड ऑर्डर? राम मंदिर में भगवान दरिंदगी की की जगह गई पे, और उसी भगवान की जगह पे उसी जहां अयोध्या भगवान नगरी राम का में, मंदिर है, उसी अयोध्या उस नगरी मंदिर में, के उसी उस अयोध्या मंदिर के नगरी में प्रेमाइसिस में आपके सांसद किसको गलबैया करके घूमते हैं? मोहित खान के नाम पर क्यों आप लोग चुप हो जाते हैं? नाम चलिए मैंने ले लिया, आपने नवाब सिंह के नाम पर डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए मैच कर गया, तब आप लोग कहने लगे यार हमने तो पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन आप ही की पार्टी की पूरी ब्रिगेड डीएनए टेस्ट कराओ, और सीट पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में नजर आई थी। जूही सिंह किस तरीके से डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी। मतलब ये तो बड़ा अजीब सा है कि अच्छा आप गप कर देंगे, कड़वा थू कर देंगे, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच के साथ। देखिए लावनी जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जहां पे कन्नौज की मामला आपने कहा ना, आप पूछिए, भाजपा के साथी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी गए थे बचाने उनको थाने में, भाई वहां पैरवी कर रहे थे वो। कैप्टन आईसी सिंह, कैप्टन कहां बात कर रही हैं आप? कैप्टन साहब, काउंटर आंसर। बदौर से आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी लावनी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है साहब। भाई ये कहा जा रहा है कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप लोग जब एंड चुनाव आता है तो आप लोग पाकिस्तान की एंट्री करवा देते हैं, आप कुछ भी बोलिए, इस बार जनता जो है मूड बना चुकी है कि किस तरीके से किसको सबक सिखाना है। देखिए लावनी जी, सपा का चेहरा चरित्र जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। और जो अखिलेश के जो शब्द हैं वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगते कि एक पूर्व सीएम बात कर रहा है, ऐसे लगते हैं जैसे कोई गली चाप गुंडा बात कर रहा है। इस तरह के तो उनके शब्द हैं। आप देखिए मठा के जो मठ के बड़े बड़े महंत पुजारी हैं उनमें और डकैतों में इनको अंतर नजर नहीं आता, मगर हाँ इन्हें अंतर नजर आता है तो सपा के जो बलात्कारी गुंडे हैं, बलात्कारी नेता हैं इनके, और जो उग्रवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कहते हैं, उनमें इन्हें अंतर नजर जरूर आता है। जब अभी जिस तरह से अयोध्या में कांड किया था, बलात्कार किया इनके नेता ने, जो अयोध्या के जो सांसद है बड़ा टोपी लगा के घूमते हैं, उनका वो खास आदमी है। और जब उस पर आरोप लगा तो अखिलेश खुद बाहर निकल के आए और इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। और डीएनए टेस्ट हो गया तो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, बोले हमने तो पार्टी से निकाल दिया था। इसी तरह से मिर्जापुर में इनका नेता बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया। तो ये तो तब हो रहा है, इनके नेता तब बेकाबू है जब वहां योगी सरकार इतनी सख्त है। और सोचिए कि जब समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे और थाने इनके नेता चलाते थे, उस टाइम बलात्कारों की क्या स्थिति थी? क्या दुनिया भूल गई? दिल्ली से मुरादाबाद एक लड़की अपने माँ बाप के साथ जा रही थी, उसकी गाड़ी रोक के माँ बाप के सामने गाड़ी से उतार के उसका बलात्कार हुआ था। और इनकी सरकार में जो जल्दी से बाकी के लावनी जी ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि ये जो भाजपा के शीर्ष नेता नेतृत्व हो चाहे प्रवक्ता हो,
सभी लोगों की भाषा ऐसे ही भी मतलब गली छाप गुंडों की भाषा होती है। यहाँ पे कैप्टन, इनके नाम क्या कि कैप्टन लिखा, पता नहीं आदमी ने ये क्या अनुशासन बड़ा सीखे अजीब हैं। है। नहीं आप नहीं, दोनों ये एक बहुत ही दूसरे बदतमीजी को वाली भाषा भाषाई की इस्तेमाल कर रहे मर्यादा हैं और भाई। शुचिता का नहीं, सबक लेकिन लावनी सिखा जी, रहे हैं, इस तरह की लेकिन भाषा अगर हम बोलें तो आपको लेकिन टोकना भाषा की चाहिए। मर्यादा इस कौन तरह की समझ रहा भाषा है? अगर वो बोला तो भी आपको टोकना चाहिए। इस तरह की भाषा अगर नेता विपक्ष के लिए गली छाप गुंडा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये खुद गली छाप गुंडे की तरह बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इस तरह की भाषाई मर्यादा करेंगे जब एक और उसके बाद सोचेंगे मुख्यमंत्री समाजवादियों को से आप कहा जो जाता है, गुलदस्ता लेके मुख्यमंत्री को समझाएंगे, गाली दी ये जाती कोई है, तो तरीका नहीं होता। अखिलेश यादव की आपने भाषा अच्छी आपके थी नाम के क्या? आगे कैप्टन क्या लिखा एक हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री आपके की नाम के भाषा आगे अच्छी क्या थी? हम कैप्टन शब्द किस जोड़े तरह से उन्होंने बताइए। एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह कहा से है, गली छाप जिस गुंडे की तरह से भाषा का आप हमारे इस्तेमाल धर्मगुरुओं के करोगे लिए तो कहा है, कैसे आपको हम जिस तरह से कैप्टन हमारे मठों आपके के नाम के आगे महंतों शोभा के लिए देता है कहा क्या? है, क्या नहीं, ये गली उसकी छाप भाषा गुंडा अच्छी आपने थी? किसको बोला? तो शर्म गली करो, छाप गुंडा तो आप शर्म खुद करो, लग रहे हो। शर्म यहाँ करो, टीवी पे बैठ समाजवादी के के चलिए, कैप्टन चलिए, नाम लिखवाने ठीक से है, कोई कैप्टन नहीं ठीक है, लेता चलिए। है। ठीक है, गली ठीक है, छाप ठीक गुंडे है, लग रहे हो भाई। ठीक है। भाषाई गली मर्यादा, छाप गुंडे ठीक है, लग रहे हो। भाषाई मर्यादा का, कैप्टन चाहे तुम वो गली कैप्टन छाप आईसी गुंडे सिंह लग रहे हो। भदौरिया हो या फिर कैप्टन अशोक तुम यादव गली जी हो, छाप ठीक है, गुंडे भाषाई लग रहे हो। मर्यादा का ख्याल रखते हैं, गली छाप व्यक्तिगत गुंडे लग टिप्पणी रहे हो मत करिए। कैप्टन लेकिन तुम। हाँ, जहां तक भाषाई मर्यादा और शुचिता का सवाल है, मैं संदीप जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा सा रमेश ठाकुर जी के पास जाना चाहती हूँ। संदीप जी बस इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। रमेश जी, महत्वपूर्ण ये होता है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो वो भाषाई मर्यादा कई बार तार तार होती हुई नजर आई है, लेकिन चुनावों के ठीक पहले जिस तरीके से वार प्रतिवार चल रहा है, जिस तरीके से आरोपों का दौर शुरू हो चुका है, यहां पर फायर ब्रांड कौन है? रमेश जी। देखिए लावनी जी, यहाँ पे दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला तो यह है, जहां तक भाषाई मर्यादा की हम लोग बात करते हैं, उसमें जिस नैतिकता अनैतिकता के साथ में ये लोग बोलने लगे हैं, मतलब ऐसे जहरीले शब्द बोलने लगे हैं, तो जहां तक देखने को ये लगता है इसमें ना योगी आदित्यनाथ जी का कोई नुकसान है, ना ही फायदा इसमें अखिलेश जी का है। लेकिन हाँ, इससे वो देखने वाले जो करोड़ों उनके कार्यकर्ता हैं वो जरूर आहत होंगे और जनता जरूर आहत होगी कि एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री, उनकी अगर इस तरीके की भाषा है तो हम कैसे बोलेंगे, दूसरे पे क्या असर पड़ेगा। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे आप हाईवे का एक जाल देख लो, जीडीपी की बढ़ोतरी आप देख लो, 2017 से लेके 24 तक हर बार बजट में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद में आप देखो लॉ एंड ऑर्डर को लेके स्थितियां ठीक ठाक हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको इन पे जवाब देना चाहिए, ना कि अगर विपक्ष का कोई भी अगर आपकी क्रिटिसाइज कर रहा, किसी बात को लेके आलोचना कर रहा, उसका जवाब आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज की जो राजनीति है वो अटल जी की राजनीति नहीं रही, वो अटल आडवाणी जी की राजनीति नहीं रही, वो कांग्रेस के बड़े जो चाहे राजीव गांधी हो जाए, बीपी सिंह हो जाए, उस तरह की राजनीति अब नहीं रही। अब ये लोग चिढ़ जाते हैं, ये पर्सनल ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। अगर किसी ने भी किसी भी सरकार की जरा सी आलोचना करी या नीति अनीति की जरा सी अगर बात करी तो उसका काउंटर जवाब देने लगे। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, उनके जो घोषित प्रवक्ता हैं या घोषित प्रवक्ता हैं वो भी अपने नेताओं का बचाव करते हैं बजाय उनकी बात का खंडन करने के लिए, कि नहीं हो सकता है कि हमारे नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पॉलिटिक्स जो है सब परसेप्शन का खेल है। अगर आप ये सोचें कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और आप चुप हो जाएं और उसका जवाब नहीं दें, तो आज में देश का माहौल ऐसा बन चुका है, परसेप्शन ही खेलता है ना। नैरेटिव अगर सेट करने की कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब देना तो जरूरी हो जाता है ना। अगर ये कहा जाता रहे कि जाति देखकर गोली चलती है तो ये तो ठीक नहीं है ना। अपराधी की जाति तो नहीं होती है, बिल्कुल ठीक नहीं, तो इसका जवाब तो दिया जाना चाहिए ना। देखिए ये इस तरह के जो बयानात वगैरह हैं, सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये पुलिस प्रशासन का काम है। उनको ना आधार कार्ड की देखने की जरूरत है, ना ही जाति देखने की जरूरत है, वो अपना काम करेंगे और बखूबी वो कर भी रहे हैं उसमें। और रही बात अपने जो चीजों को, इस सारी चीजों को हम डिबेट कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, इसमें अगर कोई बदलाव नहीं करेगा और कोई अपना मुंह बंद नहीं करेगा तो वही वाली बात होगी, ना आप में कोई फर्क रहा ना मेरे में कोई फर्क रहा। इसमें किसी ना किसी को लकीर तो खींचनी पड़ेगी, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे भाजपा का नेता हो। अगर इस तरीके की जहरीले अगर बोले जाते रहे तो मुझे लग रहा राजनीति जिस स्तर पे आज पहुंच चुकी है और आने वाले समय में कहां पहुंचेगा उसका अंदाजा हम आप लगा भी नहीं सकते। संदीप मिश्रा जी, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उपचुनाव आने वाले हैं साहब, उपचुनाव से पहले की ये परिस्थिति, एक को कमल खिलाना है, एक को साइकिल चलानी है, साथ आपका है, हाथ का साथ चाहिए। लेकिन क्या ये जो परिस्थिति बन रही है, किस तरीके से इस परिस्थिति में साइकिल चल जाएगी क्या? साइकिल तो दौड़ रही है, चलने की बात ही छोड़ दीजिए। कमल कीचड़ में औधे मुंह गिरा है, फिक्र उसकी होनी चाहिए।
जिक्र लेकिन यहाँ पर भाषा और भाषाई शैली की हो रही है। अब वो दौर चले गए, रमेश भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वाजपेयी जी का जमाना लग गया, अब चाल चरित्र चेहरा तो योगी का हो गया, मोदी का हो गया। ये पहले ऐसे योगी हैं जिन्हें योग नहीं आता और योगी हैं, और क्रोध से लबरेज क्रोधी हैं फिर भी योगी हैं। ये कुर्सी पर बैठते क्या हो गए? ये संसद में बिलक बिलक कर रोने वाले अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुझे बचा लो, संसद में रोता हुआ ये योगी देखा गया था। और ये योगी एज ए सांसद ऐसे बोलते हुए देखे गए थे कि मुसलमानों की बहनों को उठा लो। इनकी ही भाषा थी, इनकी ही मर्यादा थी जब ये सांसद थे। ये 80% वर्सेस 20% करने वाले, राम जी की गुल्लक से चोरी करने वाले, बद्री विशाल के सोने को पीतल करने वाले, चंदा से चोरी करके राम जी के गुल्लक को चुराने वाले लोग आज नैतिकता पढ़ा रहे। ये बताएंगे कि धर्म क्या है? शंकराचार्य जी ने इनको धर्म बताया है, इनको धर्म की अकल सिखाई है। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये ऐसे लोग हैं जो हेरा फेरी के नाम पर सत्ता पर बैठे। और यही वजह है कि जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े वहां वहां फूल धूल में मिल गया है। संदीप मिश्रा जी, नहीं है साहब, संदीप जी, आरोप आपने लगाए हैं, जवाब आईसी सिंह देंगे। लेकिन आप जब राम की बात करते हैं, कांग्रेस जब राम की बात करती है, तो याद आ जाता है वो जमाना साहब जब राम के ही अस्तित्व पर आप लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज राम की जिस तरीके से पैरवी करते हैं, तो फिर ये दिखावा नहीं तो और क्या है साहब? राम के अस्तित्व पर तो आप ही लोगों ने सवाल उठाया था ना। आप जिनके साथ आज खड़े हुए हैं, राम जी के भक्तों पर गोलियां भी उन्होंने ही चलवाई थी साहब। ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसको आप चाहे जितना सफेद पेंट कर लेंगे, वो काला अध्याय बार बार सामने आएगा। तो अगर आप ये कहते हैं, आप आरोप लगाइए, देखिए आपका अधिकार है, आप विपक्ष में, जवाब आईसी सिंह देंगे। लेकिन जब कभी भी आप ऐसा आरोप लगाएंगे तो वो पन्ना भी खुल जाएगा साहब। ऐसा लगता है लावणी जी, मैं लावणी कोचिंग सेंटर में बैठा और मुझे, अरे आप छोड़ दीजिए, मेरी कोचिंग सेंटर में आप आ जाएंगे तो बहुत कुछ आप समझ भी जाएंगे और सीख भी जाएंगे। आप अगर लावणी कोचिंग सेंटर में आ जाएंगे, अगर आप राष्ट्रवाद से, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जुड़ जाएंगे ना साहब, तो आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। संदीप जी, आपको दरअसल तकलीफ क्यों हो गई? अब आप सुनिए मुझसे, आपको तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि आपका वो काला अध्याय मैंने खोल दिया, वो आईना आपको दिखा दिया है जिसकी चमक में आपकी जो काला चेहरा है वो सामने आ जाता है। राम की पैरवी करने वालों ने ही राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। मुझसे बहस मत करिए, आपका काला अध्याय देश देख चुका है। मेरे पे मत जाइए, आपका काला अध्याय देश ने देखा है, कहाँ आप खड़े हैं। आज भी आपकी पैरवी पाकिस्तान करता है, आज भी आपकी पैरवी पाकिस्तान करता है, दुनिया देखती है। आईसी सिंह भदौरिया, मुझसे बहस मत करिए संदीप जी, मुझसे बहस मत करिए संदीप जी। संदीप जी, काला अध्याय, वो काला अध्याय मैंने खोल दिया, इसलिए आपको तकलीफ हुई। आपके पास उस बात का जवाब नहीं था, इसलिए आपने मुझसे बहस की। बहरहाल मुझे आपसे इस विषय पे कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि जनता आपको जवाब दे चुकी है। आईसी सिंह भदौरिया जी, देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही चट्टे बट्टे हैं। जब इनकी जरूरत पड़, जब मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं तो एक चोर बताता है तो दूसरे को वो चालू पार्टी बताता है, मगर जब केंद्र में गठबंधन होता है तो गलवैया बना लेते हैं। तो ये स्वार्थ के जो है ना साथी है, जहां स्वार्थ होता है तो गलवैया करते हैं और स्वार्थ हटते ही एक दूसरे को चोर और चालू बताते हैं। नहीं कैप्टन आपसे एक मेरा सवाल है। देखिए, एक बात तो तय है, उपचुनाव के पहले की सारी परिस्थिति बन रही है, उपचुनावों में ये परिस्थिति बनती है। उपचुनावों के पहले ही आप देखिए तो अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से हमलावर हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, समाजवादी पार्टी के लोगों का जोश तो हाई है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव बराबर से पलटवार कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव अपने परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? तो उत्तर प्रदेश इन दिनों रण क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वार प्रतिवार जारी है। अखिलेश यादव ने चंद सवालात किए थे, जिसका जवाब आज पूरी तरीके से तीखे तेवर में योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए, और वो भी अयोध्या की धरती से मिल्कपुर में उनकी मौजूदगी थी, और चर्चा इसी पर चल रही है। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के गेस्ट संदीप मिश्रा जी को शायद मैंने वो आईना दिखा दिया जिसकी चमक में उनकी आंखें इतनी चौंधी आ गई कि उन्होंने ये डिबेट छोड़ दिया है। राम की पैरवी कर रहे हैं आज, लेकिन राम को ही लेकर उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों को जब वो इतिहास का काला पन्ना याद दिलाया गया, तो शायद
सामना करने की हिम्मत नहीं रही और ये डिबेट छोड़कर कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप मिश्रा चले गए हैं। बहरहाल हमारे साथ बाकी के 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रखते हैं। आईसी सिंह जी, मैं आपसे ही, मेरा सवाल ब्रेक से पहले यही था कि जिस तरीके से परसेप्शन का सब खेल हो रहा है, जोश हाई है अखिलेश यादव का, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए हैं उसके बाद से ही अखिलेश यादव लगातार हाई पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लगता नहीं है आपको कि क्या इस बार उपचुनाव आपके लिए चैलेंज बन चुके हैं? ये उपचुनाव आने वाले वो आपके लिए चुनौती बन चुके हैं क्या? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से इन्होंने झूठ का बूमर फैलाया था कांग्रेस ने और समाजवादी ने, इन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो संविधान को खत्म कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, और कांग्रेस ने एक और सरूपा चलाया था कि अगर हम व्यक्ति हर किसी के खाते में खटाखट जाएंगे, तो ये जो बूमर फैलाया था हमारे देश की जनता बड़ी सीधी, उस बहकावे में जरूर उस पर असर पड़ा है, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है। सर ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है, ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है सर। और ये वही लोग हैं, ये भूला नहीं है, देश भूला नहीं है कि एक ने राम मंदिर के में हम गोलियां चलवाई, सेवक मार के वो सरयू में फिटवा दिए थे, जल को रक्त रंजित कर। ठीक है आईसी सिंह जी, आपकी ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है सर, प्रॉब्लम कर रही है ऑडियो, थोड़ा पैनल प्लीज ठीक कराइए ऑडियो। मैं अशोक जी आपके पास सीधे आ रही हूँ। देखिए इतना तो जरूर है, बात निकल रही है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन आज एक बात अखिलेश यादव की बड़ी फिजाओं में घूम रही है। उन्होंने कहा कि तस्वीर रख दीजिए, पहचान लीजिए कि कौन माफिया है। ये तस्वीर देखकर माफिया पहचानने वाला ये कोई फॉर्मूला नया है क्या? कोई नई औषधि इसकी आ गई है क्या? नहीं, वो कपड़े देख के आतंकवादियों को रंग पहचानने वाला फार्मूला भाजपा ने दिया ही था, आपको याद होगा। कपड़े देख के रंग पहचान लेते थे, कपड़ों का रंग देख के आतंकवादी पहचान लेते थे भाजपा वाले। तो ये तो तस्वीर है, तस्वीर में तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और बहुत सारा क्लियर तस्वीर देख के ही नहीं, उसके अलावा अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे, आप देखिए माननीय योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे थे। हमें लगता है कि पूरे विश्व में पहला ऐसा उदाहरण लावनी जी आपको मिलेगा जो आरोपी खुद अपने मुकदमे वापस लिया। पूरे विश्व में आपको इसी मिसाल नहीं मिलेगी। नहीं तो पूरे विश्व में तो हमने ये भी नहीं देखा कि किसी पार्टी ने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए हों। पूरे विश्व में तो ये भी नहीं देखा गया था। और आपकी पार्टी ने क्या किया था? 14 आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए पैरवी की थी। ये भी सबने देखा था साहब। एक चीज और आपने नहीं देखा होगा, मैं बता दूं, प्रदीप कुरूलकर का नाम आप गूगल कर लीजिएगा। ये आरएसएस का चौथी पीढ़ी का जुड़ा हुआ आदमी था, डीआरडीओ में वैज्ञानिक था प्रदीप कुरूलकर। वो आईएसआई से मिला था पाकिस्तान के, भाई वो सूचनाएं देता था, देश के साथ गद्दारी करता था और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। ध्रुव सक्सेना भाजपा जो है लंबी फहरिस्त तो आप लोग लेकर आते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो अपनी बात पर भी बता दीजिए ना। आप एक उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ है ना। शीशे का घर तो आपका भी है। आप ठीक है, आप सवाल का जवाब सवाल से दे सकते हैं, लेकिन जवाब तो देना होगा ना साहब, जवाब भी देना होगा। सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता है। मैं जवाब दे रहा हूं, जो आपने कहा तस्वीर देख के कैसे पहचान, उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया। दूसरी बात, आपने जो संविधान और आरक्षण की बात अभी भाजपा के साथी ने हमारी कही, आप ये बताइए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने कहा था हमें 400 चाहिए संविधान बदलने के लिए। 3 नेताओं ने, लल्लू सिंह और कर्नाटक वाले हेगड़े साहब, एक अरुण गोविल साहब शायद वहां बोला था। तो ऐसे आप लोग खुद बोल रहे हो कि हमें 400 चाहिए जो है संविधान बदलने के लिए। विपक्ष उसी बात को जनता के बीच कहा कि आप संविधान को बदलना चाहते हो। जनता ने उस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया लावनी जी, इसलिए इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि ये संविधान बदल सके। चुनाव के टाइम किस नेता ने क्या कहा, वो जो है ना पार्टी का अधिकृत बयान नहीं हो सकता है, ठीक है। और संविधान ना आज दिन तक कोई बदल सका ना बदल पाएगा। सबसे बड़ी बात है लावनी जी, हमारी 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चली है, हमें किसी के बहुमत की जरूरत नहीं पड़ी है। तब हमने संविधान को सुरक्षित रखा है, संविधान का पूर्ण सम्मान किया है। तो ये लोग जो है ना सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले हैं। और ये समाजवादी पार्टी वही है जिसने राम मंदिर को रुकावट डालने के लिए कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। आज ये राम की बात करते हैं, ये राम के हितैषी कब से हो गए? अरे ये तो अफजल को बचाने वाले लोग हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग हैं, और बलात्कारियों को कहने वाले हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं।
तो ये तो उस विचारधारा के लोग हैं। ये ना तो इनको संविधान की जरूरत है, इन्हें सिर्फ एक जाति विशेष समुदाय का वोट चाहिए, जिसके लिए देश को बांटना पड़े तो ये बांटने के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। संविधान का नाम भी सहूलियत के हिसाब से ही हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लेती हैं, ये भी एक सच्चाई है। बहरहाल रमेश जी जल्दी से काउंटर आंसर देना चाह रहे थे, शायद 10 सेकंड दे देती हूँ। अशोक यादव जी 10 सेकंड में दे दीजिए, क्योंकि रमेश जी के पास जाना चाहती हूँ। बस लालू जी, मैं ज्यादा नहीं समझ लूंगा आपका, बस यही कहूंगा कि पहली बार इस देश की मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाताओं को 700 अन्नदाताओं को इन्होंने मार दिया। 700 अन्नदाताओं को इन्होंने सही मतलब सीमा पे मरने के लिए मजबूर किया, 700 किसानों को। नहीं अशोक जी, आप लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं तो सीधे पूछूंगी, अगर ऐसा ही होता तो 2019 में फिर मोदी सरकार को पसंद ही नहीं किया गया होता, मोदी को चुना ही नहीं गया होता। कुछ भी हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को तो चुना गया ना, देश की जनता ने ही चुना ना, तो इस बात को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे आपको अगर 36 सीटें आ गई हैं तो जनता जनार्दन नहीं चुना, वैसे ही उनको भी चुना गया है, जनता जनार्दन ने चुना है। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। रमेश जी आपके पास आ रही हूँ, बहुत कुछ हुआ। जब जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं तो नोटबंदी आ जाता है, जीएसटी आ जाता है, किसान आंदोलन आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाया जाता है कि बीच में 2019 भी आया, भले ही सीटें कम हुई हों, लेकिन फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही रही। रमेश जी, और ये जो अब परिस्थिति बनी है इस उपचुनाव में, क्या ये परिस्थिति भी बीजेपी के लिए आपको लग रहा है अच्छा कुछ लेकर आ रही है? नहीं, देखिए, अच्छा तो किसी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि जो माहौल बन चुका है ग्राउंड पे आके, वो किसी भी कोई अगर दल ये कहे कि हमारे लिए बहुत स्मार्ट पिचर्स पे आगे बढ़ के हम बैटिंग करेंगे, तो ऐसा मुझे लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आघात लगा है अभी लोकसभा चुनाव में, तो उनको पता है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। और हाँ, ये कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है अगले जो उपचुनाव होने वाले उसके लिए, हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां तक नैतिकता वाली बात है और जो प्राथमिकताओं की जब बात की जाती है, वो प्राथमिकताएं ना भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने दिखाई देती है, ना ही कांग्रेस के साथ में, ना ही अन्य दलों के साथ में, क्योंकि कमोबेश सारी पार्टियां एक ही धर्रे पे, एक ही लकीर पे चल रही हैं। लेकिन प्राथमिकता की आपने बात की, तो लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता पे रहा, और ये हकीकत है, ये आप भी मानते हैं कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की संसद में तो बाकायदा इस पर चर्चा हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर प्राथमिकता रही, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की बात की भी गई है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, जब आपकी प्राथमिकताओं और आपके करे हुए काम के डंके विदेशों में जब बज रहे हैं, तो आपको उस पर स्टैंड रहने की जरूरत है। फलाने ने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कह दिया, आपको राजीव गांधी तक नहीं जाने की जरूरत है, कार सैनिकों को नहीं जाने, पुरानी यादों को दिलाने की जरूरत नहीं है। आपके जो नए काम है, जो बेहतरीन काम आप लोग जो कर रहे हो, जो आपकी प्राथमिकताओं में रही हैं, जो आपका एजेंडे में रहे, उसके आगे लेके आप बढ़ सकते हो। लेकिन उसमें क्यों नहीं आप जा रहे हो? क्योंकि जब आप बोलते हो तो मुझे लग रहा है दूसरा काउंटर करता है, फिर आप कहीं ना कहीं भ्रमित होते हो। तो इन चीजों से भारतीय जनता पार्टी को 19 में भी बचने की जरूरत थी और 2024 में बचने की जरूरत है। क्योंकि 2019 जब भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, तो जैसे भी मैंने सपा के लिए कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट में थे, तो उस समय इन पार्टियों को भी लग रहा था कि अब हमारे पास जीतने के लिए सब कुछ है, हारने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, जनता जनार्दन कब किसको पलट दे, कब किसको आका बना दे, कब इसको आसमान पे चढ़ा दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इसीलिए जरूरी है कि नाप तौल कर बोलना है और नाप तौल कर काम नहीं करना है। काम तो खूब करना है, और काम ऐसा करना है जिसका डंका विदेशों में भी बजे। समय की कुछ सीमाएं बार बार मुझे सबक के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और अभी तो चर्चा होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि उपचुनाव जल्दी आने वाले हैं। और इन उपचुनावों के पहले जो तस्वीरें बन रही हैं, जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है, वो बहुत दिलचस्प नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। सवाल ये है कि दोनों ही बीमार और बीमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये तय करना है कि आखिर में बीमार और बीमारी का असली इलाज कर कौन रहा है। फिर मिलेंगे रण क्षेत्र में कल शाम 6 बजे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।